नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें संगठित आर्थिक अपराधों की गहराई में ले जाएगी और साथ ही देखेंगे कि हमारा भारतीय कानून मतलब आईपीसी इन मामलों को कैसे देखता है। नमस्कार। बिल्कुल, ये कहानी एक केस स्टडी जैसी है। हाँ, मतलब हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे क्रिमिनल गैंग के बारे में है जिनके काम करने के तरीके बड़े शातिर थे। सोचिए, नकली सरकारी दस्तावेज बनाने से लेकर जहरीली शराब बेचने तक, यहाँ तक कि धार्मिक मामलों में भी दखल। लिस्ट काफी लंबी है। सही बात है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझे कि ये सब अलग अलग अपराध कैसे जुड़े थे, कानून की कौन सी धाराएं लगती हैं इन पर, और क्यों ये कानून बनाए गए हैं, समाज पर इनका असर क्या है। तो खोलते इस कहानी को। कहते हैं शुरुआत हुई एक रात, एक सीक्रेट डील बिगड़ गई और बस। हाँ, और वहीं से मतलब एक के बाद एक अपराध जुड़ते चले गए। देखते देखते एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का ढांचा खड़ा हो गया। बिल्कुल। ये बस अलग अलग क्राइम नहीं थे, हाँ, एक सोची समझी चाल थी। तो आज यही देखेंगे कि कानून ऐसी उलझी हुई चीजों से कैसे निपटता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कहानी की पहली कड़ी वो जुड़ती है सरकारी दस्तावेजों और स्टैंप की जालसाजी से। सुनने में आया है कि इस गिरोह ने शुरू में ही नकली सरकारी मोहरें, स्टैंप ये सब बनाना शुरू कर दिया। मतलब सीधे सीधे सरकारी पहचाने नकली। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। और इतना ही नहीं, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की मोहर तक नकली बना ली। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल बड़ा रिस्क था, और कानून इसको बहुत सीरियसली लेता है। देखिए, जब कोई सरकारी स्टैंप की नकल करता है, जैसे यहाँ हुआ, तो ये सीधे सीधे आईपीसी की धारा 255 के तहत आता है। सरकारी स्टैंप का कूटकरण मतलब नकली बनाना। अच्छा। ये सिर्फ कोई कागज या मोहर बनाना नहीं है, ये तो सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करना है, उसकी पहचान पर सवाल उठाना है। सही कहा। फिर अगर कोई जानते बूझते ऐसे नकली स्टैंप अपने पास रखता है तो धारा 259 लगती है। और जो आपने वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की मोहर की बात की, या कोई भी और फर्जी नॉन गवर्नमेंट स्टैंप, उसके लिए धारा 263A है। वो ऐसे नकली स्टैंप बनाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाती है और सजा भी देती है। समझ गए। सोचिए, ऐसी एक नकली मोहर से कितने गलत काम हो सकते हैं। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल लेन देन, क्या कुछ नहीं। सही कहा आपने। ये तो बस शुरुआत थी उनके खेल की। सरकारी दस्तावेजों के बाद उनका लालच और बढ़ा और उन्होंने सीधे इकोनॉमी की जड़ मतलब सिक्के, उन पर हाथ डालना शुरू कर दिया। जानकारी ये है कि उन्होंने चोरी छुपे विदेशी सिक्के और टोकन भी छापने शुरू कर दिए। क्या ये भी उतना ही सीरियस क्राइम है? हाँ, आर्थिक अपराधों में सिक्कों की जालसाजी, जिसे काउंटरफिटिंग कहते हैं, ये भी बहुत गंभीर है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था भरोसे पर चलती है ना। हम मानते हैं कि हमारे हाथ में जो सिक्का है वो असली है, उसकी एक वैल्यू है। बिल्कुल। जब कोई नकली सिक्के बनाकर चलाने लगता है तो वो उस भरोसे को तोड़ता है। आईपीसी की धारा 243 इसी से जुड़ी हुई है। अच्छा। अगर आप जानते हैं कि सिक्का नकली है और फिर भी उसे पास रखते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं तो ये अपराध है। और कहानी में एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। बताया गया है कि गिरोह के एक सदस्य ने असली सिक्कों का वजन और रूप भी बदल दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक और किस्म की धोखाधड़ी है। इसके दो पहलू हो सकते हैं और कानून दोनों को देखता है। पहला, धारा 246 ये कहती है कि अगर कोई फ्रॉड के इरादे से किसी सिक्के का वजन कम कर दे या उसमें मिलावट कर दे, जैसे मान लीजिए कीमती धातु निकाल ली और सस्ती मिला दी, ये अपराध है। अच्छा। दूसरा पहलू जो आपने कहा कि सिक्के का रूप बदल दिया, वो आता है धारा 249 के तहत। इसमें क्या होता है कि कोई असली सिक्के को ऐसे बदल देता है कि वो किसी दूसरे शायद ज्यादा वैल्यू वाले सिक्के जैसा दिखे। ओह, अच्छा, जैसे 5 के सिक्के को 10 का बना दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोशिश करना, ये दोनों ही तरीके इकोनॉमिक सिस्टम को धोखा देना है और कानून में सजा है इसके लिए। पहले सरकारी पहचान, फिर करेंसी। ये गिरोह तो वाकई बहुत शातिर था। हाँ। लेकिन इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए क्या उन्हें सिस्टम के अंदर से कोई मदद नहीं मिली होगी? कहानी इशारा करती है कि उन्होंने क्लर्क को रिश्वत देकर मिला लिया था। हाँ, और अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जड़ें वो करप्शन तक जाती ही है।
ठीक बात है। जब सिस्टम का ही कोई आदमी अपराधियों से मिल जाए तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। इस मामले में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे वो क्लर्क अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मदद करता है तो उस पर भी कानून का शिकंजा कसता है। एक तो है धारा 169। जी। ये तब लग सकती है जब कोई लोक सेवक गैर कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या बोली लगाता है, खासकर अगर वो प्रॉपर्टी उसके पद से जुड़ी हो और उसे ऐसा करने की मनाही हो। लेकिन यहाँ शायद ज्यादा फिट होती है धारा 217। वो क्या है? वो तब लगती है जब कोई लोक सेवक जानबूझकर कानून के किसी निर्देश को नहीं मानता, इस इरादे से कि किसी अपराधी को सजा से बचा ले या उसकी प्रॉपर्टी जब्त होने से बचा ले। रिश्वत लेकर गलत काम में साथ देना वो इसी में आ सकता है। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे एक भ्रष्ट अधिकारी पूरे सिस्टम को कमजोर कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है क्राइम और करप्शन का, और लगता है इस गिरोह का लालच और हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। कहानी के मुताबिक वो जालसाजी और भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर अब लोगों की हेल्थ से खेलने लगे। वो अवैध शराब के धंधे में आ गए और जहरीली शराब बेचने लगे, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए, गंभीर रूप से। ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक और बहुत ही घिनौना चेहरा है, जहां मुनाफे के लिए लोगों की जान तक दांव पर लगा दी जाती है। जनस्वास्थ्य से जुड़े अपराधों को आईपीसी बहुत गंभीरता से लेता है। यहां दो धाराएं सीधे सीधे लगती हैं। कौन सी? पहली धारा 272 ये कहती है कि अगर कोई बेचने के लिए रखी किसी खाने या पीने की चीज में ऐसी मिलावट करता है जिससे वो हानिकारक हो जाए तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है। और दूसरी धारा 273 ये ऐसी मिलावटी या नुकसानदेह चीज को बेचने को अपराध मानती है अगर बेचने वाले को पता है कि वो चीज नुकसानदेह है। जहरीली शराब का मामला सीधा इन धाराओं में आता है। ये सिर्फ मिलावट नहीं, ये लोगों की जिंदगी से खेलना है। और उनकी आपराधिक सोच की कोई हद नहीं थी। लोगों की सेहत के बाद उन्होंने लोगों की आस्था और नैतिकता पर भी हमला किया। कहानी बताती है कि उन्होंने किसी धार्मिक ग्रंथ की नकली कॉपी छापकर जनता को ठगा। क्या ये सिर्फ धोखाधड़ी है या कुछ और भी है इसमें? इसमें एक गहरा कानूनी और सामाजिक पहलू है। अगर नकली धार्मिक ग्रंथ छापकर बेचने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो ये धोखाधड़ी तो है ही, लेकिन अगर ये काम इस तरह से किया गया है कि उससे किसी धर्म के मानने वालों की भावनाएं जानबूझकर गलत इरादे से आहत होती हैं, अच्छा, तो आईपीसी की धारा 295A लग सकती है। ये धारा किसी वर्गीय धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने वाले कामों से जुड़ी है और इसे काफी गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि ये समाज का सौहार्द बिगाड़ सकता है। और कहानी में एक और परेशान करने वाली बात है, उन्होंने गलत तरीके से अश्लील तस्वीरें भी बांटी और उनका निशाना खास तौर पर युवा थे। हाँ, ये अपराध का एक और पहलू है जो समाज के नैतिक ताने बाने पर चोट करता है। अश्लील सामग्री के फैलाव को रोकने के लिए भी आईपीसी में प्रावधान है। धारा 292 वो आमतौर पर अश्लील किताबों, तस्वीरों, फिल्मों वगैरह की बिक्री, वितरण या पब्लिक में दिखाने को अपराध मानती है। लेकिन कानून युवाओं की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए धारा 293 है। ये खास तौर पर 20 साल से कम उम्र के युवाओं को ऐसी अश्लील चीजें बेचने, बांटने या दिखाने को एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध मानती है। अच्छा, इसके लिए अलग धारा है? जी हाँ, इसका मकसद युवाओं को ऐसे बुरे असर से बचाना है। तो आप देख रही हैं, इस गिरोह ने मुनाफे के लिए कानून और नैतिकता की लगभग हर सीमा पार कर दी थी। वाकई जालसाजी, भ्रष्टाचार, लोगों की सेहत, आस्था से खिलवाड़, युवाओं को टारगेट करना, ये तो अपराधों का पूरा एक नेटवर्क ही बन गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी आगे बताती है कि उन्होंने व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए किराए के हथियार तक इस्तेमाल किए और उनसे जबरन वसूली की। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक क्लासिक तरीका है, डर फैलाकर पैसा वसूलना। इसे कानून की भाषा में जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन कहते हैं। अगर ये वसूली किसी को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर की जाती है, जैसा कि किराए के हथियार इस्तेमाल करने से लगता है, हाँ, तो ये आईपीसी की धारा 386 के तहत एक बहुत गंभीर अपराध बन जाता है। इसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। 10 साल? हाँ, ये दिखाता है कि गिरोह अब हिंसा का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचक रहा था। और फिर कहानी का एक और अहम चौंकाने वाला मोड़ आता है। गिरोह का एक सदस्य, जिसके बारे में शक है कि वो डाक विभाग में काम करता था या उसकी पहुंच थी वहां तक, उसने पार्सल से नकदी गायब कर दी।
ये तो सीधी सीधी चोरी हुई है ना? हाँ, ये चोरी तो है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी बारीकी है। देखिए, अगर कोई आम आदमी चोरी करे तो उस पे सामान्य चोरी की धारा लगती है, जैसे धारा 379। लेकिन अगर चोरी करने वाला क्लर्क या नौकर है और वो अपने मालिक की संपत्ति चुराता है जिस तक उसकी पहुंच है, अच्छा, तो उस पर धारा 381 लागू होती है, जिसमें सजा थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, तो पद का भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और अगर चोरी करने वाला एक लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, जैसे डाक विभाग का कर्मचारी, और वो उस संपत्ति को चुराता है जो उसे उसके पद के नाते सौंपी गई थी, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। तो फिर तब ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि विश्वास का आपराधिक हनन यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है, और इस पे लगती है धारा 409। धारा 409? हाँ, और इसमें सजा बहुत ज्यादा कठोर है, आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन कारावास? क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ संपत्ति की चोरी नहीं हुई, यहाँ उस भरोसे का खून हुआ है जो जनता और सरकार एक लोक सेवक पर करते हैं। ये पद के गंभीर दुरुपयोग का मामला है। समझ गए। मतलब चोरी तो चोरी है, लेकिन करने वाले की हैसियत और भरोसे के लेवल से अपराध की गंभीरता और सजा बदल जाती है। तो इतने सारे अपराध इतने तरीकों से कानून तोड़ा गया, क्या ये गिरोह कभी पकड़ा नहीं गया? कहानी का अंत कैसे होता है? कानून का पहिया घूमता जरूर है, भले ही कभी कभी धीमा लगे, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है। लगातार हो रही इन आपराधिक गतिविधियों की भनक आखिरकार जांच एजेंसियों को लग ही गई। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ एक साथ कई जगहों पर छापे मारे गए, रेड हुई, और ये पूरा गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। और क्या उनके खिलाफ सबूत मिले? क्योंकि इतने सारे अलग अलग अपराध साबित करना तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, सबूत मिले, और वो भी ठोस। उनके ठिकानों से भारी मात्रा में वो सब कुछ मिला जो उनके अपराधों की गवाही दे रहा था। नकली सिक्के बनाने की मशीनें, बने हुए सिक्के, जाली सरकारी मोहरें, स्टैंप, जहरीली शराब के सैंपल, बाप रे, नकली धार्मिक ग्रंथ, और यहाँ तक कि वो अश्लील सामग्री भी जो वो युवाओं में फैला रहे थे। ये सारे सबूत मिलकर एक तस्वीर बना रहे थे कि ये कोई छुटपुट चोरों चक्कों का काम नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम है जो कई तरह के आर्थिक और सामाजिक अपराधों में शामिल था। तो फिर अदालत में क्या हुआ? क्या उन्हें सजा मिली? बिल्कुल। पुलिस ने सारे सबूतों को ठीक से इकट्ठा किया, गवाहों के बयान लिए, और एक मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की। मुकदमा चला, डिफेंस ने अपनी दलीलें रखी, प्रोसिक्यूशन ने गिरोह के हर अपराध को साबित करने की कोशिश की। अदालत ने सारे सबूतों और दलीलों पर गौर किया और अंत में इस नतीजे पर पहुंची कि ये वाकई गंभीर और संगठित आर्थिक अपराध थे। अदालत ने माना कि इन अपराधों ने न सिर्फ कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इन्होंने समाज की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और सरकारी संस्थाओं में लोगों के विश्वास को गहरी ठेस पहुंचाई है। और सजा क्या हुई? अपराधों की गंभीरता और हर अपराधी के रोल को देखते हुए अदालत ने उन्हें अलग अलग धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्यों को 7 साल से लेकर 10 साल तक की सख्त कैद की सजा मिली। 7 से 10 साल? हाँ, साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। ये सजा एक संदेश थी कि कानून ऐसे संगठित अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो समाज की नींव को खोखला करते हैं। तो ये कहानी जो एक छोटे से अपराध से शुरू हुई लगती थी, असल में संगठित आर्थिक अपराध के एक बड़े जाल का पर्दाफाश करती है। बिल्कुल। हमने देखा कैसे जालसाजी, रिश्वतखोरी, मिलावट, जबरन वसूली, चोरी और यहाँ तक कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़, ये सब कड़ियां जुड़कर एक बड़ी आपराधिक तस्वीर बनाती हैं। हाँ। और ये भी समझा कि भारतीय दंड संहिता में इन सभी अपराधों के लिए कितनी स्पष्ट और विशिष्ट धाराएं मौजूद हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ये अपराध सिर्फ पैसों के लेन देन या धोखाधड़ी तक ही नहीं रहते। इनका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। सही बात है। सरकारी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा उठाते हैं, जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, और कभी कभी तो जैसा हमने देखा, धार्मिक टकराव का कारण भी बन जाते हैं। कानून बनाते समय और सजा सुनाते समय इन सभी असर को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अक्सर ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है और सजा भी कठोर होती है। इस पूरी बातचीत ने वाकई कई परतें खोली हैं। कहानी भली एक गिरोह की थी, लेकिन इसके जरिए हमने कानून और समाज पर पड़ने वाले असर को समझा। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। ये कहानी एक सवाल उठाती है कि जब आर्थिक अपराध इस तरह ऑर्गेनाइज्ड होकर समाज के हर पहलू पर विश्वास, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नैतिकता हमला करने लगते हैं,
तो हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को इनसे निपटने के लिए कितना तैयार और कितना लचीला होना पड़ेगा। खासकर तब जब अपराधी तकनीक का सहारा लेकर नए नए तरीके निकाल रहे हों। बिल्कुल, ये एक चुनौती है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।